अभी तक हम लोगों ने बिजनेस स्टडी की बुक के अंदर का फर्स्ट चैप्टर देखा था। उसके अंदर आगे हम लोग जानेंगे बिजनेस रिस्क के बारे में। Business risk refers to the probability of losses or inadequate profits due to uncertainties or unexpected events which are beyond control. Business risk का मतलब है उन probabilities से जो कि losses से connected हैं या फिर inadequate profit से connected हैं। किसकी वजह से? अनसर्टेनिटीज या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से जो कि कंट्रोल से बाहर होते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि बिजनेस रिस्क का मतलब है एक इस तरह का चांस जिसमें लॉसेस होते हैं या फिर अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है, मतलब जो एक्सपेक्टेशन के अंदर आता है उससे कम प्रॉफिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, demand for a product may decline due to change in tastes and preferences of the customers or due to change in fashion or due to change in competitors policy etc. For example, जो डिमांड है किसी प्रोडक्ट की वो कस्टमर्स के प्रेफरेंसेस और टेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है या फैशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है या कॉम्पिटिटिव पॉलिसी के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। ये जो फैक्टर्स हैं ये कंट्रोल नहीं किए जा सकते हैं बिजनेसमैन के द्वारा एंड दीज कैन रिजल्ट इन डिक्लाइन ऑफ प्रॉफिट और कैन ऑल्सो लीड टू लॉस। और इनका मतलब ये हो सकता है, इनका रिजल्ट ये हो सकता है कि हमें या तो प्रॉफिट ना मिले या फिर हम लॉस में चले जाएंगे। आगे हम जानेंगे नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क के बारे में। Business risk arises due to uncertainties. Uncertainties means when you are not sure of what is going to happen in future. नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क के अंदर हम जानेंगे, फर्स्ट पॉइंट है बिजनेस रिस्क जो कि अनसर्टेनिटीज की वजह से होता है। अनसर्टेनिटीज का मतलब है व्हेन यू आर नॉट श्योर ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, जब आपको ये तय नहीं होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ अनसर्टेनिटीज आर चेंज इन डिमांड, गवर्नमेंट पॉलिसी, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं अनिश्चितता के, वो है डिमांड में चेंजमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंजमेंट, टेक्नोलॉजी वगैरह में चेंजमेंट। बिजनेस रिस्क इज ड्यू टू दीज अनसर्टेनिटीज, और व्यापार से संबंधित जो भी नुकसान होते हैं वो इन्हीं अनिश्चितताओं की वजह से होते हैं। Second point is risk is an essential part of every business. रिस्क क्या है? एक important characteristic है बिजनेस का। कोई भी बिजनेस रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकता है, यद्यपि डिग्री ऑफ रिस्क में वैरी। ये हो सकता है कि रिस्क की जो डिग्री है उसका जो लेवल है वो अलग अलग हो सकता है। रिस्क कैन बी रिड्यूस बट कैन बी एलिमिनेटेड। रिस्क को हम कम कर सकते हैं लेकिन हटा नहीं सकते हैं पूरी तरह से। The third point is degree of risk depends upon the nature and size of business. जो डिग्री होती है रिस्क की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? टाइप ऑफ बिजनेस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी बिजनेस जो कि इन्वॉल्व है फैशन आइटम्स में वो क्या करता है? ज्यादा रिस्क बियर करता है एज कंपेयर टू बिजनेस इन्वॉल्व इन स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स। इसी तरह से एक बिजनेस जो लार्ज स्केल में ऑपरेट हो रहा है वो ज्यादा रिस्क बियर करता है एज कंपेयर टू स्मॉल स्केल बिजनेस हाउसेस। द फोर्थ पॉइंट इज प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। बिजनेसमैन क्या करते हैं? प्रॉफिट अर्न करते हैं क्योंकि वो रिस्क बियर कर रहे हैं। अगर रिस्क नहीं होगा तो गेन भी नहीं होगा। जितना ज्यादा बड़ा रिस्क होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। एक एंटरप्रेन्योर वो क्या करता है? रिस्क बियर करता है किस एक्सपेक्टेशन के साथ कि उसे प्रॉफिट अर्न होगा। अब हम नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क को एक टेबल के थ्रू जानेंगे। इसमें क्या क्या कंडीशंस बनती हैं? अनसर्टेनिटी आती है, जो इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, जो कि किसी भी बिजनेस का एक एसेंशियल पार्ट है। जो डिग्री ऑफ रिस्क होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? नेचर और साइज पर, किसके? बिजनेस के। और जो प्रॉफिट है वो रिस्क बियर करने के बदले में एक रिवॉर्ड की तरह हमें मिलता है। द नेक्स्ट हेडिंग इज कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। ये क्या है? फर्स्ट कॉज है नेचुरल कॉजेज।
नेचर जो है वो इंडिपेंडेंट फिनोमिनन है, और जो ह्यूमन बीइंग्स हैं हैव नो कंट्रोल ओवर इट, उनका नेचर पर, प्रकृति पर कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। जो नेचुरल कैलमिटीज होती हैं लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट, फेमाइन एक्सेट्रा, ये सब क्या करती हैं, बिजनेस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, और इनका रिजल्ट हो सकता है कि हमें हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो। जो नेचुरल कॉजेज होते हैं वो इस तरह के अनसर्टेन फैक्टर्स होते हैं that human beings can't make any preparation against, जिसके अगेंस्ट में ह्यूमन बींग्स कोई भी प्री प्रिपरेशन नहीं कर पाते। The second cause is human causes. Human causes are related to a chance of loss due to human being or employees of the organization. Human causes क्या है, ये related है उस chance of loss से जो कि human being या employees के द्वारा होता है जो किसी particular organization में working में होते हैं। जो डिसऑनेस्टी होती है एम्प्लॉयज की, उसकी वजह से भी हैवी लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है बिजनेस को। फॉर एग्जाम्पल, द एम्प्लॉयज में लीक अ बिजनेस सीक्रेट टू अ कॉम्पिटिटर एंड मे कमिट फ्रॉड ऑल्सो। जो एम्प्लॉयज होते हैं वो बिजनेस सीक्रेट को शेयर भी कर सकते हैं, कॉम्पिटिटर से लीक भी कर सकते हैं, और वो फ्रॉड भी कर सकते हैं। The employees may be careless and may mishandle the machinery and resources, which can also bring heavy losses by wastage of resources. जो employees हैं वो careless भी हो सकते हैं और mishandle भी कर सकते हैं मशीनरीज को, resources को, जिसकी वजह से resources का wastage होता है और उससे heavy losses को हमें face करना पड़ता है। The next thing is the employees may hamper the production by going on strikes, riots, etc. This can also lead to heavy loss for business. जो employees हैं वो production के against जाकर के strikes कर सकते हैं, riots कर सकते हैं, और इसकी वजह से भी business को बहुत ज़्यादा loss होता है। बिजनेस रिस्क क्या किन कारणों को पैदा करते हैं, तो ये इकोनॉमिक कॉजेज में भी आ सकते हैं, नेचुरल कॉजेज में भी आ सकते हैं, ह्यूमन कॉजेज में भी हो सकता है, और फिजिकल कॉजेज की वजह से भी हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे इकोनॉमिक कॉजेज के बारे में। तो जो इकोनॉमिक कॉजेज होते हैं वो रिलेटेड होते हैं किससे, एक चांस ऑफ लॉस से जो कि मार्केट कंडीशन में चेंजमेंट होने की वजह से आता है। देयर कैन बी प्राइस फ्लक्चुएशंस इन द मार्केट, मार्केट में जो प्राइस का फ्लक्चुएशन है वो भी हो सकता है। फैशन में चेंज हो सकता है, लोगों की पसंद और टेस्ट में भी चेंज हो सकता है, उनकी डिमांड्स में भी चेंज हो सकता है। देयर कैन बी चेंज द डिग्री ऑफ कंपटीशन, और जो डिग्री ऑफ कंपटीशन है, जो कंपटीशन का लेवल है, उसमें भी चेंजमेंट हो सकते हैं। ऑल दीज हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द अर्निंग्स ऑफ द बिजनेस, और इन सब का डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पर पड़ता है, बिजनेस की अर्निंग्स पर। इवन चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी अफेक्ट्स द बिजनेस अ लॉट, यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी होती है, जो सरकार की नीतियां होती हैं, वो भी बिजनेस को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। फॉर एग्जाम्पल 1971 में क्या हुआ था, व्हेन जनता गवर्नमेंट केम इन पावर, द कोका कोला कंपनी एंड मेनी अदर फॉरेन कंपनीज वर सेंट बैक फ्रॉम इंडिया। जब जनता सरकार शक्ति में आई थी, पावर में आई थी, तो जो कोका कोला कंपनी थी और भी बहुत सारी फॉरेन कंपनीज थी, वो वापस से इंडिया से चली गई थी। सेकंड कॉज है फिजिकल कॉजेज। तो जितने भी कॉजेज जिनका रिजल्ट होता है कि हमारे एसेट्स में डैमेज हो जाता है, हमारे एसेट्स डैमेज हो जाते हैं, आर कंसिडर्ड, उन्हें हम क्या मानते हैं, फिजिकल कॉजेज में मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी में अगर चेंजमेंट होता है तो इसका रिजल्ट ये हो सकता है कि जो मशीनरी है वो आउटडेटेड हो सकती है, यूज ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी, और पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी हो सकता है। मैकेनिकल डिफेक्ट, जिसकी वजह से ये रिजल्ट हो सकता है कि एसेट्स डैमेज हो जाए, जैसे कि जो बॉयलर हैं उनकी बर्स्टिंग हो जाती है, एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो गया, एक्सेट्रा। टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क, अब हम जानेंगे कि किस किस तरह के बिजनेस रिस्क का हमें सामना करना पड़ता है। तो इन्हें दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज इंश्योरेबल रिस्क। The risk which can be recovered are called insurable risk. वो रिस्क जिन्हें हम कवर कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, उन्हें हम इंश्योरेबल रिस्क कहते हैं। The losses which can be made good or losses for which company can get compensation from insurance company are called insurable risk.
वो losses which can be made good or losses for which company can get compensation, जिनकी वजह से कुछ अच्छा भी हो जाता है, या फिर वो लॉसेस जिनके लिए जो कंपनी है उससे कंपनसेशन भी मिल जाता है इंश्योरेंस कंपनी से, इन्हें हम इंश्योरेबल रिस्क कहते हैं। जनरली जो नेचुरल और फिजिकल रिस्क होते हैं वो इंश्योरेबल रिस्क होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, businessman can take a fire insurance policy to recover the losses due to fire। जो बिजनेसमैन होता है वो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी भी प्राप्त कर सकता है अपने लॉसेस को रिकवर करने के लिए जो कि फायर की वजह से हुआ है। He can also take insurance policy to get protection from flood, earthquake or from damage of assets such as bursting of boiler etc। और वो क्या कर सकता है, वो इंश्योरेंस कंपनी से फ्लड, अर्थक्वेक या जो दूसरे डैमेजेस होते हैं एसेट्स के, जैसे कि बर्स्टिंग ऑफ बॉयलर एक्सेट्रा, इन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को और अपने बिजनेस को इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले सकता है। द सेकेंड इज नॉन इंश्योरेबल रिस्क। द रिस्क फॉर विच नो प्रोटेक्शन इज अवेलेबल आर कॉल्ड नॉन इंश्योरेबल रिस्क। वो रिस्क जो कि कोई भी प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं कराते हैं उन्हें हम नॉन इंश्योरेबल रिस्क कहते हैं। जनरली द इकोनॉमिक रिस्क एंड ह्यूमन रिस्क आर नॉन इंश्योरेबल रिस्क। और जनरली क्या होता है, जो इकोनॉमिक रिस्क और जो ह्यूमन रिस्क होते हैं ये नॉन इंश्योरेबल रिस्क ही होते हैं। जो बिजनेसमैन है can't get compensation for change in demand or loss due to negligence or carelessness of employees। उसे क्या नहीं प्राप्त होता है, कॉम्पेंसेशन। किसके लिए, डिमांड में चेंज होने के लिए, या फिर जो लॉसेस हो जाते हैं किसी एम्प्लॉय के नेग्लिजेंस या केयरलेसनेस की वजह से। Whether the risk is insurable or non-insurable, only the loss can be shared, but risk remains the same। जो रिस्क है वो इंश्योरेबल हो या नॉन इंश्योरेबल हो, only the loss can be shared but risk remains। लॉस का सामना या लॉस की शेयरिंग हमें करनी होती है, लेकिन जो रिस्क है वो बना ही रहता है। The third point is speculative risk। जो स्पेक्यूलेटिव रिस्क होते हैं उनमें पॉसिबिलिटीज होती हैं प्रॉफिट की भी और लॉस की भी। एग्जाम्पल है डिमांड में चेंज, प्राइस में चेंज, फैशन में चेंज एक्सेट्रा। The next one is pure risks। Pure risks involve only possibility of loss or no loss। प्योर रिस्क में क्या शामिल होता है, सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी होती है या तो लॉस की या फिर किसी भी तरह के नहीं होने वाले लॉस की। इनका जो अकरेंस है उसका रिजल्ट ये होता है कि या तो लॉस होता है, एंड नो अकरेंस मीन्स लॉस एंड नो अकरेंस मीन्स नो लॉस। और अगर किसी भी तरह की घटना नहीं घटती है तो उसका मतलब होता है कि या तो कोई लॉस नहीं हुआ है, एंड नो अकरेंस मीन्स नो लॉस। और अगर घटना हुई ही नहीं है तो फिर कोई लॉस होने वाला ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, चांस ऑफ फायर, थेफ्ट, स्ट्राइक एक्सेट्रा। अब हम पूरे चैप्टर को क्विकली रिवाइज करेंगे। द फर्स्ट हेडिंग इज हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स क्या है, एक ब्रांच है बिजनेस की विच इज कंसर्न्ड विद एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जिसका मेन मतलब क्या है, मेन मोटिव क्या है, एक्सचेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन किसका, गुड्स और सर्विसेज का। इसमें और भी क्या शामिल है, ट्रेड और ऑक्सिलरीज, किसके लिए, ट्रेड या सर्विसेज के लिए। द फर्स्ट वन इज इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। The second one is rise of intermediaries. The third one is transport. The fourth one is trading communities. And the fifth one is merchant corporation. The next heading is ट्रेड सेंटर्स। इंडिया क्या रहा है, वॉज मोर क्लोजली लिंक्ड, बहुत ज़्यादा बहुत ही नज़दीकी से क्लोज रहा है किसके, वर्ल्ड मार्केट से, स्पेशली यूरोपियन मार्केट से, जहाँ पर जो कमर्शियल रिवॉल्यूशन है वो हुआ था। आजकल क्या है, बहुत सारे जो ट्रेड सेंटर्स हैं वो ऑपरेट भी हो रहे हैं इंडिया में, जैसे कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर एंड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। अब हम जानेंगे इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में। तो जो एक्टिविटीज जिनका मेन एम होता है मनी अर्न करना और वेल्थ क्रिएट करना, ये कहलाती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल, किसी फैक्ट्री में वर्क करना, कोई शॉप चलाना एक्सेट्रा।
नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब होता है वो एक्टिविटीज जिनका मेन मोटिव होता है साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन प्राप्त करना, लाइक सोशल सर्विस, चैरिटी, विजिटिंग टेम्पल, डूइंग हाउस होल्ड वर्क एक्सेट्रा। द नेक्स्ट हेडिंग इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उन्हें तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज बिजनेस। इट refers to activities concerned with the production or purchase and sale of goods or supply of services with the main objective of earning profit। इसका मतलब होता है वो एक्टिविटीज जिनमें क्या होता है, जिनमें प्रोडक्शन होता है या परचेज और सेल होता है गुड्स और सर्विसेज का, और उनकी सप्लाई होती है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। द सेकेंड वन इज प्रोफेशन। प्रोफेशन में वो सारी एक्टिविटीज होती हैं जिन्हें स्पेशल नॉलेज और स्किल की जरूरत होती है ताकि वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपने ऑक्यूपेशन में उन्हें अप्लाई कर सके। द थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब उस ऑक्यूपेशन से होता है जिनमें जो लोग हैं वो रेगुलरली एक मेन एम क्या होता है, रिमनरेशन, सैलरी या वेजेस के गेन करना, उनके लिए वो रेगुलर बेसिस पर दूसरों के लिए वर्क करते हैं। द नेक्स्ट हेडिंग इज कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें क्या शामिल है, प्रोडक्शन या परचेज ऑफ गुड्स फॉर सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर अर्निंग प्रॉफिट। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बिजनेस की, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसमें जो प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट है वो गुड्स और सर्विसेज का होता है। यहाँ पर सेल या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो ह्यूमन नीड्स के सेटिस्फैक्शन के लिए होती है। यहाँ पर जो गुड्स और सर्विसेज की डीलिंग होती है वो रेगुलर बेसिस पर होती है। यहाँ पर प्रॉफिट अर्न किया जाता है और यहाँ पर रिटर्न या रिस्क की अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता पाई जाती है। द नेक्स्ट थिंग इज बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो जो बिजनेस है उसे हम एक इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए मानते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट मोटिव होता है, यूटिलिटी का क्रिएशन होता है और गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंजमेंट होता है। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जिसके अंदर सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ आते हैं। द सेकेंड वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स जिसके अंदर सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सोशल सर्विस, अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन, ये आते हैं। द थर्ड वन इज ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। इसके अंदर आते हैं प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशंस, personal growth and development, peer recognition, competitive and fair remuneration। अब हम रोल ऑफ प्रॉफिट देख लें। इसके अंदर आता है सर्वाइवल, एक्सपेंशन, सिंबल ऑफ एफिशिएंसी, रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क एंड गुडविल। अब हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में। तो इन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज इंडस्ट्री एंड द सेकेंड वन इज कॉमर्स। देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे इंडस्ट्री और इसके टाइप्स के बारे में। तो इंडस्ट्री का मतलब है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका मेन कंसर्न क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज, किसमें, यूजफुल गुड्स में। इंडस्ट्री जो है वो दो टाइप्स की हो सकती है। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी इंडस्ट्री। इसके अंदर क्या आता है, ये उन सारी एक्टिविटीज को करती है जिनका कंसर्न होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग बींग्स। प्राइमरी इंडस्ट्री भी दो टाइप्स की होती है। द फर्स्ट वन इज एक्सट्रैक्टिव एंड द सेकेंड वन इज जेनेटिक। सेकेंड है सेकेंडरी इंडस्ट्री। इसका मतलब उन इंडस्ट्री से होता है जो रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री भी दो टाइप्स की होती है। द फर्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग एंड द सेकेंड वन इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब हम जानेंगे थर्ड टाइप ऑफ इंडस्ट्री के बारे में, दैट इज टर्शरी इंडस्ट्री। इसके अंदर आता है ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग, एडवर्टाइजमेंट एंड कम्युनिकेशन। अब हम जानेंगे इन शॉर्ट कॉमर्स के बारे में। इसमें वो सारी एक्टिविटीज शामिल हैं जो कि रिलेटेड है गुड्स और सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन से। कॉमर्स का मतलब है कि इंडस्ट्री का बैकबोन है और ये किस चीज में हेल्प करता है, बहुत सारे हिंड्रेंसेस और प्रॉब्लम्स को हटाने में हेल्प करता है जो कि आपको नीचे बताए जा रहे हैं। द फर्स्ट वन इज हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स। The second one is helps in removing hindrance of place.
The third one is helps in removing hindrance of time. The fourth one is helps in removing hindrance of tech exchange. The fifth one is helps in removing hindrance of risk. And the last one is helps in removing hindrance of knowledge. अब हम जानेंगे कि कॉमर्स के अंदर कौन से दो टाइप की एक्टिविटीज शामिल है. The first one is trade and the second one is auxiliaries to trade. अब हम trade के बारे में जानेंगे. ये क्या है, ये यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सेल, ट्रांसफर या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है. जो ट्रेड है उसे हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज इंटरनल और डोमेस्टिक ट्रेड. इसमें क्या होता है, इसमें सेल, ट्रांसफर या एक्सचेंज होता है गुड्स का, वो भी एक ही कंट्री के अंदर. और यहाँ पर दो टाइप के इंटरनल ट्रेड होते हैं, एक तो होलसेल और दूसरा रिटेल. सेकेंड ट्रेड है फॉरेन ट्रेड. इसमें क्या होता है, इसमें सेल, ट्रांसफर या एक्सचेंज होता है गुड्स का, लेकिन जियोग्राफिकल लिमिट्स जो होती हैं किसी कंट्री के उनसे बाहर, उनसे परे. जो एक्सटर्नल ट्रेड होता है वो थ्री टाइप्स का होता है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एंट्री पोर्ट. अब हम जानेंगे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के बारे में. तो वो एक्टिविटीज जो कि किस चीज में हेल्प करती हैं, स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में. कहाँ पर, मार्केट के अंदर. उन्हें हम कहते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. इन्हें और भी किस चीज के लिए रेफर किया गया, सर्विस सेक्टर के तौर पे. जो कॉमन ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होती हैं वो है ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग. अब हम जानेंगे बिजनेस रिस्क के बारे में. इसका मतलब है कि वो प्रोबेबिलिटीज जो लॉसेस से रिलेटेड होती हैं, किसकी वजह से, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस और इवेंट्स की वजह से. अब हम जानेंगे नेचर ऑफ रिस्क के बारे में. तो यहाँ पर अनसर्टेनिटीज होती हैं. एक तो ये एसेंशियल पार्ट भी है हर एक बिजनेसमैन का. यहाँ पर जो डिग्री ऑफ रिस्क होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर और साइज के ऊपर, किसके, बिजनेस के. एंड यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो रिस्क बेयर करने के बदले में रिवॉर्ड के तौर पे हमें प्राप्त होता है. अब हम जानेंगे कॉजेस ऑफ रिस्क के बारे में. तो कौन कौन से कॉजेस ऑफ रिस्क हैं, नेचुरल, ह्यूमन, इकोनॉमिक एंड फिजिकल. टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क, इसमें आता है इंश्योरेबल. इंश्योरेबल का मतलब है जो रिस्क जिनके अगेंस्ट क्या होता है, हमें प्रोटेक्शन ऑफर की जाती है, वो इंश्योरेंस कंपनीज कहलाती हैं, लाइक फायर, थेफ्ट एक्सेट्रा. एंड नॉन इंश्योरेबल रिस्क में क्या होता है, जिनके लिए हमें कोई भी प्रोटेक्शन ऑफर नहीं किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी से. फॉर एग्जाम्पल, किसकी वजह से, चेंज इन डिमांड, चेंज इन कॉम्पिटिशन पॉलिसीज एक्सेट्रा. द थर्ड वन इज स्पेक्यूलेटिव रिस्क. इनमें दोनों ही तरह की पॉसिबिलिटी शामिल होती हैं, किसकी, प्रॉफिट की भी और लॉस की भी. प्योर रिस्क में क्या होता है, रिजल्ट्स इन ओनली लॉस और नो लॉस. इसका जो रिजल्ट होता है वो लॉस या नो लॉस के तौर पे सामने आता है. अब हम जानेंगे रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस. इसके अंदर क्या होता है कि जो प्रॉफिट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जो प्रॉफिट अर्निंग है वो मस्ट है, किसके लिए, इन रीजंस की वजह से. एक तो सर्वाइवल, दूसरा ग्रोथ, तीसरा सिंबल ऑफ एफिशिएंसी, चौथा प्राइस पेड फॉर बेयरिंग द रिस्क एंड पांचवा इंप्रूव्स गुडविल. अब हम नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस को एक फ्लो चार्ट के तौर पे समझेंगे. इसमें क्या होता है, आपको बताया गया है फर्स्ट सेक्शन में हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था ब्रीफ हिस्ट्री आती है, इंडिजीनियस बैंक्स आती हैं जिसके अंदर हुंडी और उसके टाइप्स के बारे में बताया जाता है. फिर आगे आता है रिस्क ऑफ इंटरमीडिएरी, जिसके अंदर एजेंट और ब्रोकर होते हैं, जगत सेट्स होते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, इंडिजीनियस बैंक्स आते हैं, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल बैंक आते हैं. नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट के अंदर लैंड ट्रांसपोर्ट होता है, वाटरवे भी आता है और नॉर्मल ट्रांसपोर्ट भी शामिल है. नेक्स्ट है ट्रेडिंग कम्युनिटीज. इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आता है पंजाबी एंड मुल्तानी मर्चेंट्स, महाजन्स, चेतियार्स, भाट, मर्चेंट कॉरपोरेशंस. आगे हमने देखा था मेजर ट्रेड सेंटर्स. तो इसमें शामिल हैं पाटलिपुत्र, पेशावर, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, मथुरा, वाराणसी, मिथिला, उज्जैन, सूरत, कांची, मदुरई, कावेरीपत्तन और ताम्रलिप्ति. नेक्स्ट है री इंडस्ट्रियलाइजिंग. तो इसमें क्या होता है, इसमें मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया, उसकी डेफिनेशन बताई गई है.
आगे हम लोग सेकेंड सेक्शन में बिजनेस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो बिजनेस कॉन्सेप्ट के अंदर हमने देखा था टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, जिसमें आता है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक के अंदर हमने देखा था बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, और नॉन इकोनॉमिक के अंदर सोशल सर्विस, चैरिटी, रिलीजियस और एक्टिविटीज एक्सेट्रा। और हमने देखे थे फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, बिजनेस के, जिनमें शामिल है इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलर बेसिस पर, और प्रॉफिट अर्निंग। और हमने देखा था बिजनेस के अंदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, जिनमें आता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, जिसके अंदर है सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। सेकंड था सोशल ऑब्जेक्टिव, जिसमें आता है सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सोशल सर्विस, अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन। ह्यूमन या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आता है गुड वर्किंग कंडीशंस, कॉम्पिटिटिव सैलरी, पर्सनल ग्रोथ, पेयर रिकॉग्निशन, स्पेशल बेनिफिट्स। रोल ऑफ प्रॉफिट्स के अंदर आता है सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर क्या क्या शामिल है ये भी देख लेते हैं। इसके अंदर एक तो शामिल है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में आता है प्राइमरी, प्राइमरी में आता है एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। सेकेंडरी में आता है मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्टिव। टर्शरी में आता है ट्रांसपोर्ट, एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग। और जो इंटरनल और एक्सटर्नल है, तो इंटरनल के अंदर आता है रिटेल, होलसेल, और एक्सटर्नल के अंदर आता है एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एंट्री पोर्ट। कॉमर्स के अंदर क्या क्या शामिल है, ट्रेड, एड्स टू ट्रेड। तो ट्रेड के अंदर आपका इंटरनल और एक्सटर्नल था, जिसमें हमने रिटेल और होलसेल की बात की, और एक्सटर्नल के अंदर हमने बात की एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एंट्री पोर्ट की। कॉमर्स के अंदर एड्स टू ट्रेड भी आता है, जिसमें आता है ट्रांसपोर्ट, एडवर्टाइजिंग, कम्युनिकेशन एंड इंश्योरेंस। अब हम आए हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज पे आपके फर्स्ट ऑफ ऑल आए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। देन आपका फर्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इंसिस्ट ऑन। तो इसमें क्या शामिल है, फर्स्ट ऑप्शन है अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट, सेकेंड ऑप्शन है प्रोवाइडिंग सर्विसेज, थर्ड ऑप्शन है बेयरिंग रिस्क, और फोर्थ ऑप्शन है प्रॉफिट एंड सर्विस। तो इसका राइट आंसर है प्रॉफिट विद सर्विस। सेकेंड क्वेश्चन है कैनरा बैंक ओपन अ न्यू ब्रांच इन बैंगलोर। कैनरा बैंक ने क्या किया है, बैंगलोर में एक नया ब्रांच ओपन किया है, और इट इज फुलफिलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ये किस तरह के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रही है, तो इसका आंसर है ग्रोथ। थर्ड क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। उस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का टाइप बताना है जो कि जिसके जो बेसिक है वो है रॉ, इन विच बेसिक रॉ मटेरियल, जहाँ पर जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो ब्रेक किया जाता है अलग अलग पार्ट्स में, किस लिए, फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसका आंसर है एनालिटिकल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज उस सर्विस का नाम बताना है जो क्या प्रोवाइड करती है, नॉलेज, किसके बारे में, नए प्रोडक्ट्स के बारे में, किसे, कस्टमर्स को। तो आंसर इज एडवर्टीजमेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि किस डेट को मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हुआ था, तो इसका आंसर है 25 सितंबर 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाइंग एंड सेलिंग जो है गुड्स का कहाँ पर, एक जियोग्राफिकल लिमिट ऑफ कंपनी में, उसे कहते हैं इंटरनल ट्रेड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्थक्वेक जो है वो किस टाइप ऑफ रिस्क के अंडर आता है, तो आंसर इज नेचुरल कॉज रिस्क। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज उस रिवॉर्ड का नाम बताना है जो कि बिजनेसमैन अपने रिस्क को बियर करने के बदले में प्राप्त करता है, तो आंसर इज प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिम्बर इंडस्ट्री जो है ये किस टाइप की इंडस्ट्री है, तो आंसर इज प्राइमरी। द लास्ट क्वेश्चन इज प्लांटिंग सैम्पलिंग्स एंड प्लांट्स, ये किससे रिलेटेड है, किस टाइप की इंडस्ट्री से, जेनेटिक। अब हम आते हैं अपने वेरी शॉर्ट आंसर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द बेस फॉर डिफरेंशिएटिंग द इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बेस क्या है डिफरेंशिएट करने के लिए, किसे, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को।
द आंसर इज, जो बेस है डिफ्रेंशिएट करने के लिए इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, वो है एंड रिजल्ट। अगर जो एंड रिजल्ट है वो मनी इनकम है तो ये इकोनॉमिक है, और अगर एंड रिजल्ट साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन है तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। द सेकेंड क्वेश्चन इज नेम द इकोनॉमिक एक्टिविटी। उस इकोनॉमिक एक्टिविटी का नाम बताना है इन विच स्पेशलाइज नॉलेज इज रिक्वायर्ड, जहां पर स्पेशलाइज नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। उसका आंसर है प्रोफेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वो रिवॉर्ड क्या है बिजनेसमैन के लिए जो रिस्क बियर करने के बदले में उसे प्राप्त होता है, तो द आंसर इज प्रॉफिट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज उस ऑक्यूपेशन का नाम बताना है जिसमें जो लोग काम करते हैं किसके लिए, दूसरों के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए, रिमनरेशन प्राप्त करने के लिए, तो द आंसर इज एम्प्लॉयमेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज उन इंडस्ट्रीज का नाम बताना है जो हमें क्या प्रोवाइड करती है, सपोर्ट सर्विस, किसे, दूसरी इंडस्ट्रीज को, तो द आंसर इज टर्शरी इंडस्ट्रीज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज फिशिंग। फिशिंग किस टाइप की इंडस्ट्री है, देन इट्स प्राइमरी इंडस्ट्री। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एबीसी लिमिटेड क्या कर रहा है, ये ट्रीज प्लांट कर रहा है रोड साइड पे, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, तो द आंसर इज सोशल ऑब्जेक्टिव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिस्क को डिफाइन करना है, तो रिस्क क्या है, प्रोबेबिलिटी या चांस है किसका, लॉस होने का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि दो फैक्टर्स के नाम बताने हैं जो आपको अपने ध्यान में रखने हैं, किस टाइम में, अपने इंटरप्राइज को सेटअप करने के टाइम में, तो द आंसर इज नेचर ऑफ बिजनेस एंड स्केल और साइज ऑफ बिजनेस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाई डू बिजनेसमैन अर्न प्रॉफिट। बिजनेसमैन प्रॉफिट क्यों अर्न करते हैं, तो रीजन है सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए, सिंबल ऑफ एफिशिएंसी के लिए, और रिवॉर्ड के लिए जो कि उन्हें रिस्क बियर करने के बदले में प्राप्त होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक एग्जाम्पल देना है उस एक्टिविटी का विच इज इकोनॉमिक इन वन सेंस एंड नॉन इकोनॉमिक इन अदर सेंस, जो एक नजरिए को देखते हुए एक अर्थ में इकोनॉमिक भी है और एक अर्थ में नॉन इकोनॉमिक भी है। तो द आंसर इज अगर कोई डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट को अपने क्लिनिक या हॉस्पिटल के अंदर ट्रीट करता है तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है, जबकि वही डॉक्टर अपने खुद के बच्चे को अपने घर पर ट्रीट करता है तो ये कहलाती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीना क्या कर रही है, गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, किसके लिए, सेल के लिए नहीं बल्कि पर्सनल कंजम्पशन के लिए, तो क्या ये बिजनेस एक्टिविटी है, अगर है तो क्यों, तो आंसर जान लेते हैं, नहीं ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है क्योंकि उसमें सेल या एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज शामिल नहीं है, ये एक एसेंशियल फीचर है बिजनेस एक्टिविटीज का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीयूष जो है वो फूड कुक करता है अपने घर पर अपनी फैमिली के लिए, जबकि जो ऋषभ है वो फूड कुक करता है दूसरों को सेल करने के लिए एक रेस्टोरेंट के अंदर, तो इन दोनों में से कौन है जो बिजनेस एक्टिविटी में एंगेज्ड है, तो द आंसर इज ऋषभ। ऋषभ जो है वो बिजनेस एक्टिविटी में एंगेज्ड है क्योंकि वो सेल ऑफ फूड में रेस्टोरेंट के अंदर वो भी रेगुलर बेसिस पर इस काम में वो शामिल है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज उस इकोनॉमिक एक्टिविटी का नाम बताना है जो स्पेशलाइज नॉलेज के अंदर आती है, जिसके अंदर जो एंट्री है वो स्पेशलाइज नॉलेज के बेसिस पर ही अलाउ की जाती है, अदरवाइज वो रिस्ट्रिक्टेड है, तो आंसर इज प्रोफेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बैंकिंग किस टाइप का इंडस्ट्री है, तो द आंसर इज टर्शरी इंडस्ट्री। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि what type of industry are poultry farms and dealing with saplings of plants, कि पोल्ट्री फार्म और सैपलिंग ऑफ प्लांट से डील करना किस टाइप की इंडस्ट्री है, तो द आंसर इज जेनेटिक इंडस्ट्री। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू ट्रेडर्स रिमूव हिंड्रेंस ऑफ पर्संस, जो हिंड्रेंस ऑफ पर्संस है उसे ट्रेडर्स किस तरह से रिमूव करते हैं, तो द आंसर इज ट्रेडर्स एक्ट एज लिंक बिटवीन कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, जो ट्रेडर्स हैं वो एक लिंक का काम करते हैं किनके बीच में, कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स के बीच में। जो ट्रेडर्स हैं वो हिंड्रेंस ऑफ पर्संस को किस तरह से हटा देते हैं, गुड्स को कंज्यूमर को किससे, प्रोड्यूसर से अवेलेबल करा के। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज उस टर्शरी इंडस्ट्री का नाम बताना है जो हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज को रिमूव करती है, तो द आंसर इज एडवर्टाइजिंग।
The next question is what term is used to refer to physical arrangement of machines and equipment needed to manufacture a product? कि वो कौन सा टर्म है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं या जिसे हम रेफर करते हैं किसे, फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट को जिनकी आवश्यकता किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में आती है. तो द आंसर इज प्लांट लेआउट. The next question is what is the basis of differentiating between economic and non-economic activities? Classify the following activities as economic or non-economic. कि वो कौन से बेसिस हैं जिनकी बेसिस पर या जिनके बेस पर हम इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिफरेंशिएट करते हैं और आपको क्लासिफाई भी करना है ये जो आगे एग्जांपल्स दिए हैं एक्टिविटीज के तौर पे कि ये इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक. तो देखिए आपको आंसर में क्या बताना है कि जो मेन डिफरेंस है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का वो ये है कि अगर जो एंड रिजल्ट है उस एक्टिविटी का एंड रिजल्ट क्या है. अगर एंड रिजल्ट है मनी अर्न करना तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है और अगर एंड रिजल्ट साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन प्राप्त करना है तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है. अब हम जानेंगे इसी क्वेश्चन में जो एक और क्वेश्चन एडेड था उसके आंसर के बारे में. तो उसमें फर्स्ट दिया था कि एक प्रॉपर्टी डीलर जो कि क्या कर रहा है, कमीशन के लिए हाउस को सेल करता है. तो इसका आंसर आएगा कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है. और दूसरा था कि एक हाउस वाइफ है जो कि हाउस होल्ड काम करती है घर पर, तो ये किस टाइप की एक्टिविटी है, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है. नेक्स्ट था कि एक टीचर है वो स्कूल में टीचिंग करता है तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है. और फोर्थ था एक पर्सन है जो कि चर्च में प्रेयर करता है तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का नाम बताना है जिनमें जो है ये लोग शामिल हैं. जैसे कि जो भुवन है वो क्या करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पे काम करता है तो इसका आंसर है कि ये एक प्रोफेशन है. और दूसरा है पीयूष जो है वो ऑटो स्पेयर पार्ट्स को सेल करने के लिए एक शॉप चलाता है तो इसका आंसर होगा बिजनेस. एंड जो ऋषभ है वो बैंक में एक मैनेजर के तौर पे काम कर रहा है तो इसका आंसर होगा कि वो एक एम्प्लॉयमेंट के अंडर काम कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट कर रहा है. The next question is name the following. तो देखिए पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि ये रिस्क एलिमेंट को शो करती है और प्रॉफिट भी देती है तो इसका आंसर होगा बिजनेस. दूसरा है जो ट्रेड जिनमें दो कंट्रीज शामिल होती हैं, इसका आंसर होगा एक्सटर्नल ट्रेड. और वो ट्रेड जिनमें जो गुड्स हैं वो इंपोर्ट किए जाते हैं कंट्री से, किस पर्पस से, उन्हें दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करने के पर्पस से. तो इसका आंसर होगा एंट्री पोर्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो इंडस्ट्री है जो शामिल है किसमें, ब्रीडिंग और रिप्रोडक्शन में, किसके, प्लांट्स और एनिमल्स के, तो ये आएगा जेनेटिक इंडस्ट्री के अंडर. द लास्ट वन इज जो ब्रांच है कॉमर्स की जो कि हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को रिमूव करती है तो इसका आंसर आएगा ट्रांसपोर्टेशन. The next question is state with reasons whether the following statements are true or false. Main elements of business activities क्या है वो, इंडस्ट्री और ट्रेड. इट्स नॉट राइट, इट्स फॉल्स. द सेकेंड इज इंडस्ट्रीज जो कि क्लासिफाई की गई हैं 5 ब्रॉड कैटेगरीज में तो इसका आंसर भी फॉल्स है. द नेक्स्ट वन इज एक बिजनेस एक्टिविटी जो कि क्या करती है, कैरी करती है बिजनेस को या बिजनेस एक्टिविटी को कैसे, बिना किसी सेल या एक्सचेंज के, तो इसे भी फॉल्स कहेंगे. एंड द लास्ट वन इज कन्वर्जन, किसका, कॉटन का, किस पे, क्लॉथ में, किस चीज का एग्जांपल है, जेनेटिक इंडस्ट्री का, तो इसे भी हम फॉल्स स्टेटमेंट कहेंगे. अब हमें क्या करना है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई करना है हमें फॉलोइंग को किसके तौर पे, एज ट्रेड्स ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के तौर पे. तो जो हरी है वो क्या करता है, मोबाइल फोन को अपने एम्प्लॉयर के बिहाफ पे सेल करता है, इसका मतलब है कि वो एक एम्प्लॉय है यानी वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर है. दूसरा है कि इट रिक्वायर्स मिनिमम एकेडमिक एंड अदर क्वालिफिकेशंस, इसके अंदर हमें कम से कम एकेडमिक और दूसरे क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है तो ये है प्रोफेशन.
तीसरा है एक हॉकर है जो टॉयज को बच्चों के लिए एक फंक्शन के अंदर बाहर सेल करता है, तो ये आता है बिजनेस के अंदर। चौथा है वी संजय जो कि एक एडवोकेट है हाई कोर्ट में, तो ये आएगा प्रोफेशन के अंदर। पांचवा है ध्रुव जो है वो एक मोबाइल कंपनी में मैनेजर है, तो ये आएगा एम्प्लॉयमेंट के अंदर। छठवां जो है एक पर्सन है जो स्कूटर को रोड साइड पे रिपेयर करता है, तो ये आएगा बिजनेस के अंदर। और लास्ट जो है उसमें श्याम जो है वो एक सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पे मोबाइल कंपनी में वर्क करता है, तो ये आएगा एम्प्लॉयमेंट के तौर पे। अब हम देखेंगे केस स्टडी है और कुछ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो सचिन के फादर हैं उन्होंने क्या किया है, उसे एक पुराना लैपटॉप गिफ्ट किया है। सचिन क्या चाहता था, एक लेटेस्ट लैपटॉप जिसमें क्या हो, उसमें कुछ एडवांस्ड फीचर्स हो, उसके कमिंग बर्थडे पर वो चाहता था। एज द ओल्ड लैपटॉप वॉज नॉट ऑफ नीडेड बाय हिज फादर, क्योंकि जो पुराना लैपटॉप उनके फादर ने उसे गिफ्ट किया था वो उसकी जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा था। तो उसने क्या किया, उसने ये डिसाइड किया कि वो लैपटॉप को OLX.com पे सेल कर देगा और फिर क्या करेगा, एक नया खरीद लेगा। सचिन ने क्या किया, अपने लैपटॉप को सेल भी कर दिया एंड वाज वेरी डिलाइटेड टू मेक हिज फर्स्ट बिजनेस डील, और बहुत ही खुश हुआ अपने फर्स्ट बिजनेस डील पर। वाइल मेकिंग हिज परचेज ऑफ न्यू लैपटॉप फ्रॉम फ्लिपकार्ट, जब वो flipkart.com से इन नया लैपटॉप खरीद रहा था, तो he read a notice about some relief material being collected for JNK flood relief work। तो उसने क्या नोटिस किया, किसके बारे में, कुछ रिलीफ मटेरियल के बारे में जो कि कलेक्ट किए गए हैं, कहाँ से, जो कि कलेक्ट किए गए हैं जम्मू कश्मीर फ्लड रिलीफ वर्क के लिए। तो उसने क्या इन्फॉर्म किया अपने फ्रेंड्स को उस रिलीफ मटेरियल के बारे में। और फिर क्या हुआ कि दे फॉर्म्ड अ टीम ऑफ 5 स्टूडेंट्स एंड डिसाइडेड टू कलेक्ट द मटेरियल फ्रॉम देयर नेबरहुड एंड सेंड फॉर रिलीफ वर्क। उन्होंने क्या किया, एक टीम तैयार की, उस टीम में 5 स्टूडेंट शामिल हुए और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो अपने पास पड़ोस से मटेरियल कलेक्ट करेंगे और उसे रिलीफ वर्क को सेंड करेंगे। कैन द ट्रांजैक्शन बाय सचिन बी टर्म्ड एज बिजनेस ट्रांजैक्शन? क्या हम इस ट्रांजैक्शन को जो कि सचिन ने किया उसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन के तौर पे मानेंगे? Why और why not? क्यों या फिर क्यों नहीं? State the relevant features of business। और हमें क्या करना है, बिजनेस से रिलेवेंट जो फीचर्स होते हैं उन्हें भी बताना है। तो इसका आंसर हुआ नो, द रीजन इज रेगुलरिटी इज मिसिंग। नहीं, यहाँ पर जो रेगुलरिटी है, रेगुलरिटी एकमात्र कारण है जो कि यहाँ पर नहीं देखा जा रहा है, नहीं पाया जा रहा है। The second question is, earning or profit can't be the objective of business any more than the eating is the objective of living. Do you agree with the statement? Give reasons to support your answer. जो अर्निंग और प्रॉफिट है ये क्या नहीं हो सकता है, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है एनी मोर देन द ईटिंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिविंग। किसके बजाय, जो ईटिंग है वो ऑब्जेक्टिव है किसका, लिविंग का। और क्या आप इस एग्रीमेंट से इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो? आपको अपनी आंसर को सपोर्ट करने के लिए रीजंस रखने हैं। तो आंसर इज यस, आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट। हाँ, मैं स्टेटमेंट से सहमत हूँ। आई लाइक ईटिंग लाइक ईटिंग इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। भोजन करना क्या है, एक एसेंशियल, एक आवश्यक अंग है किसके लिए, किसी भी ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए। सेम वे, इसी तरह से जो प्रॉफिट है वो एसेंशियल है एंड अ मस्ट फॉर सर्वाइवल फॉर एनी बिजनेस, और किसी बिजनेस के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी भी है। बट अ पर्सन कांट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड कांट लीड अ हेल्दी लाइफ ओनली बाय ईटिंग। लेकिन कोई भी पर्सन लंबे समय तक सिर्फ और सिर्फ ईट करके, भोजन करके ही एक हेल्दी जीवन या एक हेल्दी सर्वाइवल नहीं लीड कर सकता है। एक पर्सन जो है हैज टू परफॉर्म अदर एक्टिविटीज ऑल्सो, उसे कुछ दूसरी एक्टिविटीज भी करनी होती है, जैसे कि सोशल एक्टिविटीज, रिलीजियस एक्टिविटीज
पैट्रियोटिक एक्टिविटीज। इसी तरह से एक बिजनेस जो है विद अ सोल मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, जिसका अगर सोल मोटिव सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना है तो वो भी लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकता है। टू कैप्चर अ बिग शेयर इन मार्केट, अगर वो मार्केट में एक बिग शेयर, एक बड़ा शेयर कैप्चर करना चाहता है, एंड टू क्रिएट द गुडविल बिजनेसमैन, और एक बिजनेसमैन की गुडविल क्रिएट करना चाहता है, तो मस्ट हैव सोशल एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। तो उसके साथ उसके बिजनेस में इकोनॉमिक एक्टिविटी जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करने का, उसके साथ साथ उसके अंदर सोशल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी होने चाहिए। जो कॉमन सोशल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं बिजनेस के, उनके बारे में आपको बताया गया है। एक्सप्लेन सोशल एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, आपको पेज नंबर 24 और 25 के अंदर इस हेडिंग में बताया गया है। The next question is, why is commerce considered as the backbone of industry and other business activities? कॉमर्स को हमने इंडस्ट्री के बैकबोन और दूसरी बिजनेस एक्टिविटी के तौर पे क्यों कंसिडर किया है? तो आंसर है क्योंकि ये वाले फंक्शंस करता है। ये कौन से फंक्शंस हैं? पहला तो ये कि पर्सन्स के जो हिंड्रेंसेस हैं उन्हें हटाता है। प्लेसेस, टाइम, एक्सचेंज, रिस्क और नॉलेज, इन सब के हिंड्रेंसेस को हटाता है। इनके एक्सप्लेनेशंस आपको पेज नंबर 30 और 31 में प्रोवाइडेड है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिजनेस क्या एक इंस्टीट्यूशन है जो कि ऑर्गेनाइज और ऑपरेट किया गया है क्या करने के लिए? गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। किसके अंडर? प्राइवेट गेन के इंसेंटिव के अंदर। इसे आपको डिस्कस करना है। तो द आंसर इज यस। हाँ, it is right to call business as an institution to provide goods and services for earning profit because of certain characteristics of business. ये सही है कि हम बिजनेस को एक इंस्टीट्यूशन की तरह पुकारें। कैसा इंस्टीट्यूशन? जो कि गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है। किस लिए? प्रॉफिट अर्न करने के लिए, क्योंकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको बिजनेस के बताए गए हैं जिनका एक्सप्लेनेशन आपको इस चैप्टर के 22 और 23 पेज नंबर पर प्रोवाइडेड है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाई डज अ बिजनेसमैन विलिंगली अंडरटेक बिजनेस रिस्क? कि कोई भी बिजनेसमैन अपनी इच्छा के साथ बिजनेस रिस्क को क्यों बेयर करता है? तो द आंसर इज, जो बिजनेसमैन है वो चाह करके भी रिस्क में इन्वॉल्व करता है अपने बिजनेस को, अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को, क्योंकि फॉर बियरिंग द रिस्क बिजनेसमैन गेट्स रिवॉर्ड ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। रिस्क बियर करने के बदले उसे प्रॉफिट के तौर पर रिवॉर्ड भी प्राप्त होगा। जो रिस्क है वो प्राइस है जो कि पे किया गया है क्या करने के लिए? प्रॉफिट गेट करने के लिए। जो बिजनेसमैन है वो क्या करते हैं? विलिंगली रिस्क बियर करते हैं क्योंकि इट ब्रिंग्स प्रॉफिट। ये जो रिस्क है ये प्रॉफिट लेकर के आता है, जो कि मेन मोटिव भी है हर एक बिजनेस का। जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। जनरली जो प्रोजेक्ट्स विद विच मोर रिस्क, जिनमें ज्यादा रिस्क शामिल होता है, आर इन्वॉल्व जनरेट मोर प्रॉफिट एज कंपेयर टू लेस रिस्की प्रोजेक्ट्स। वो ज्यादा प्रॉफिट भी जनरेट करते हैं बजाय किनके? उन प्रोजेक्ट्स के जो कि कम से कम रिस्क बेयर करते हैं। The next question is, name the service which is related to the following cases. उन सर्विसेज का नाम बताना है जो आगे के केसेस से रिलेटेड है। तो the first one is service which helps in removing hindrance of knowledge. इसका आंसर है एडवर्टाइजिंग। The second one is सर्विस जो कि हेल्प करता है एक्सचेंज के हिंड्रेंस को रिमूव करने के लिए। तो द आंसर इज बैंकिंग। वो सर्विस जो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को रिमूव करता है उसका आंसर है ट्रांसपोर्ट। वो सर्विस जो कि हिंड्रेंस ऑफ टाइम को रिमूव करता है तो द आंसर इज वेयर हाउसिंग। और वो the service which helps in removing hindrance of place, the answer is transport. The service which helps in removing hindrance of time, the answer is warehousing. The service which helps in removing hindrance of risk, then the answer is insurance. The next question is, business जो कि इन्वॉल्व करता है किन चीजों को? सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स को। किसके लिए? प्रॉफिट के लिए।
क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो? तो द आंसर इज नो। बिजनेस जो है डजंट इन्वॉल्व ओनली सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं शामिल है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए। जो सेल या परचेज या जो एक्सचेंजमेंट होता है वो रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए। अगर कोई पर्सन क्या करता है, अपने स्कूटर को प्रॉफिट के लिए सेल कर देता है, तो इसे हम बिजनेस एक्टिविटी के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है उसमें नहीं मानेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर भुवन, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है एक मल्टीनेशनल कंपनी में, और वो 85,000 पर मंथ अपनी सैलरी के तौर पे प्राप्त करते हैं। वीकेंड्स में जो मिस्टर भुवन है वो कहाँ जाते हैं? पास के गांव जाते हैं और कुछ स्लम चिल्ड्रन को टीच भी करते हैं। तो ही डजंट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम देम। वो उनसे उनके बदले में कोई भी पैसा चार्ज नहीं करते हैं। He does it out of sympathy and concern for poor children. वो ये सब सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अंदर पुअर चिल्ड्रन के प्रति सिंपति और कंसर्न की भावना है। दिस गिव्स हिम मेंटल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, और इससे उन्हें मानसिक और मनोवैज्ञानिक संतुष्टि भी प्राप्त होती है। तो अब आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। तो द फर्स्ट वन इज, एक सीए के तौर पे एक एमएनसी में वर्क करना refers to which type of human activity? तो the answer is economic. The second statement is, teaching students in slum is which type of human activity? The answer is non-economic. And identify the values followed by Bhuvan. So the answer is value of love and care, value of helping poor. The next question is Mr. Ashwin Verma and Mr. Nikhil Sen. इन्होंने क्या किया है? पार्टनरशिप बिजनेस में एंटर किया है। क्या? किसके? मार्केटिंग के। किसकी मार्केटिंग? रेडीमेड गारमेंट्स की। वाइडर रिटन एंड डली रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, और एक डली रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में इन्होंने ये सारी चीजें राइट भी की हैं। दे सफर हैवी लॉसेस ड्यू टू फ्लक्चुएटिंग डिमांड एंड आउट फैशन डिजाइन्स, और ये बहुत ज्यादा लॉस भी फेस करते हैं। किसकी वजह से? डिमांड के फ्लक्चुएशन की वजह से, और जो आउट फैशन डिजाइन्स है उनकी वजह से। तो अब आपको बताना है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ रिस्क फेस्ड बाय द फर्म इन द गिवन केस, प्योर और स्पेक्युलेटिव। आपको बताना है कि किस तरह का जो रिस्क है वो इस फर्म को उठाना पड़ रहा है। केस वो प्योर है या फिर स्पेक्युलेटिव है। तो द आंसर इज स्पेक्युलेटिव रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफरेंशिएशन करना है किनके बीच में। अंजुषा क्या करती है? एक बेकरी रन करती है, और जो मंजुषा है वो घर पर खाना पकाती है। तो द आंसर इज, जो अंजुषा है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है, और जो मंजुषा है वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंडर वर्क करती है। दूसरा स्टेटमेंट है, पोल्ट्री फार्मिंग और माइनिंग के बीच में डिफरेंशिएशन बताना है। तो पोल्ट्री फार्मिंग एक जेनेटिक एक्टिविटी है, और जो आपकी माइनिंग है वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर आती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक एक्सप्लिसिट एग्जांपल देना है हर एक के लिए। पहला है, कोई भी प्रोफेशनल बॉडी और उसका एसोसिएटेड प्रोफेशन। तो आंसर है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया प्रोफेशन, मेडिकल या डॉक्टर से रिलेटेड। दूसरा स्टेटमेंट है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, तो इसका आंसर है माइनिंग। तीसरा है प्योर बिजनेस रिस्क, इसमें आता है लॉस बाय फायर। और नेक्स्ट है इंट्रीपोर्ट ट्रेड, तो यह आता है एक्सपोर्ट फ्रॉम चाइना एंड इंपोर्टिंग टू यूएस के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नैन्सी जो है वो कुछ ब्यूटीफुल पेपर फ्लावर्स बनाती है। किसके लिए? ताकि वो अपने नेबर को 600 रुपीज में उन्हें सेल कर सके। उसकी जो आंट है मिसेस हिजन्स, वो क्या करती हैं? चॉकलेट्स बनाती हैं। किसके लिए? एक लोकल बेकरी में सप्लाई करने के लिए। तो इनमें से कौन जो है वो बिजनेस एक्टिविटी में शामिल है और क्यों? तो द आंसर इज मिसेस हिजन्स, क्योंकि वो बिजनेस कर रही है, वो भी रेगुलर बेसिस पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रवीना जो है वो अच्छे कपड़े सिलती है, और शी स्टिच सम क्लोथ्स फॉर एन एग्जीबिशन शी हैड प्लान। उसने कुछ कपड़े किसके लिए सिले हैं? एक एग्जीबिशन के लिए जिसे वो प्लान कर रही थी। सम ऑफ दीज क्लोथ्स वर डोनेटेड बाय हर टू ऑर्फन चिल्ड्रन इन हर लोकेलिटी, और इनमें से कुछ कपड़े उसने क्या करती हैं? दान करती हैं। किसे?
पास की लोकेलिटी के बच्चों को, ऑर्फन बच्चों को, जबकि कुछ कपड़े जो हैं वो एग्जीबिशन में सेल हो गए हैं। तो हाउ द टू एक्टिविटीज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो ये दोनों एक्टिविटीज एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट है। तो सोल्ड इन एग्जीबिशन, जो क्लोथ्स सेल किए गए एग्जीबिशन में, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आ रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Rakesh's father gifted him a cricket bat on his birthday. राकेश के फादर ने क्या किया है, उसे उसके बर्थडे में क्रिकेट बैट गिफ्ट किया है। जो कॉस्ट है बैट की वो है 800 रुपीज। कुछ मंथ्स के बाद में राकेश क्या करता है, इसे निशांत को सेल कर देता है, जो कि उसका एक स्कूल फ्रेंड है, और कितने रुपए में सेल करता है, 850 रुपीज में। वो बहुत ही खुश है क्योंकि उसे 50 रुपीज का प्रॉफिट अर्न हुआ है, और वो क्या करता है, ही वॉज बूस्टेड बाय दिस ट्रांजैक्शन, बहुत ही खुश होता है इस ट्रांजैक्शन से, उसे प्रोत्साहन मिलता है। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज, और अपनी स्टडीज को कंप्लीट करने के बाद में वो एक पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म करता है अपने फ्रेंड निशान के साथ में, जिसमें वो क्या करता है, ट्रेडिंग करता है बैट्स और दूसरे स्पोर्ट्स मटेरियल की। किस नाम से, मेसर्स राकेश ट्रेडर्स। राकेश जो है और जो निशांत है वो दोनों ही कैसे एक्ट करते हैं, एक एजेंट के तौर पे, साथ ही साथ प्रिंसिपल के तौर पे भी। एक दूसरे के जो फर्म है वो धीरे से स्टार्ट हो जाती है और उससे अच्छा खासा प्रॉफिट भी अर्न होने लगता है। राकेश के जो फादर हैं वो उसे क्या सजेस्ट करते हैं कि वो दोनों क्या करें, कुछ और मनी और कुछ और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ाएं। तो ये दोनों क्या करते हैं, ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि वो कुछ फ्री स्पोर्ट्स गुड्स को स्कूल को डोनेट करेंगे जो कि फाइनेंशियली वीक हैं। पहला क्या है कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है राकेश और निशांत के बीच में, उसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन मानेंगे, इसके पीछे रीजंस भी देने हैं। तो इसका आंसर होगा नहीं। दूसरा क्वेश्चन है कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है मेसर्स राकेश ट्रेडर्स और दूसरे पर्संस के बीच में, क्या हम उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन मानेंगे। तो इसका आंसर है यस। द नेक्स्ट वन इज विच फीचर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस इज मेंशन्ड अबव। कौन सा फीचर पार्टनरशिप का जो कि बिजनेस का निर्माण करता है और यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो आंसर इज म्यूचुअल एजेंसी। द नेक्स्ट वन इज आपके अकॉर्डिंग विच वैल्यू मोटिवेटेड द पार्टनर्स टू डोनेट स्पोर्ट गुड्स। कौन सी वैल्यू ने इन पार्टनर्स को स्पोर्ट्स गुड्स डोनेट करने के लिए मोटिवेट किया है। आपको आंसर देना है, तो द आंसर इज वैल्यू ऑफ चैरिटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निखिल क्या करता है, वॉन्ट्स टू स्टार्ट अ होलसेल बिजनेस ऑफ स्टेशनरी आइटम्स। वो स्टेशनरी आइटम्स का होलसेल बिजनेस जो है वो शुरू करना चाहता है, बट ही इज हेजिटेटिंग एज इट विल इन्वॉल्व हिंड्रेंसेस रिलेटेड टू फाइंडिंग कंज्यूमर्स, मूविंग गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू मार्केट, स्टोरिंग गुड्स बिकॉज ऑफ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, रिस्क ऑफ थेफ्ट, fire, accidents, procurement of capital to finance above activities। इन सारी कंडीशंस, इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से वो हेजिटेट हो रहा है। तो क्या करना है, इसके साथ साथ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन की कंज्यूमर्स को इंफॉर्मेशन कैसे देंगे प्रोडक्ट्स के बारे में। तो आगे वो क्या करता है, अपने फ्रेंड अनंत को अप्रोच करता है इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए। तो अनंत जो है हु हिमसेल्फ इम्पोर्ट्स द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्टिंग देम टू अदर कंट्रीज, क्या करता है, इंपोर्ट करता है किन चीज़ों को, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को, किस पर्पज से, उन्हें दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने के लिए। वो क्या एडवाइस करता है निखिल को कि टू कैरी ऑन विद हिज प्लान एंड एक्सप्लेन्स टू हिम वेरियस फंक्शंस परफॉर्म बाय द सेकेंड लिम्ब ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल कॉमर्स, कि वो सारी चीज़ें, सारे फंक्शंस जो कि परफॉर्म करने हैं उसे, वो उन्हें प्लान करके कैरी ऑन करे, किसके द्वारा, सेकेंड लिम्ब ऑफ बिजनेस, जो सेकेंड एक तरह का ऑर्गन है किसका, बिजनेस का पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल कॉमर्स। अच्छा आगे क्या है, आनंद जो है वो इलेबोरेट करता है अलग अलग एडवांटेजेस को, किसके, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के। तो आफ्टर गेटिंग कन्विंस्ड बाय द एडवाइस गिवन बाय आनंद, तो जब वो कन्विंस हो जाता है उस एडवाइस से जो कि उसे अनंत ने दी है, तो क्या करता है, बिजनेस को निखिल लिमिटेड के तौर पे के नाम से स्टार्ट करता है एंड फाइंड्स नो मेजर प्रॉब्लम्स, और उसे कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती है
इन कन्वर्टिंग हिज डिज़ायर, अपने डिज़ायर को अपने बिजनेस के तौर पे कन्वर्ट करने में, या वेंचर के तौर पे कन्वर्ट करने में। तो निखिल क्या है, गेट्स हिज कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। वो क्या करता है, जो कंपनी एक्ट 2013 है उसके अंडर अपनी कंपनी को रजिस्टर करा लेता है। तो आप क्वेश्चंस हैं कि आपको उस पार्ट ऑफ कॉमर्स का नाम बताना है जो कि एक्सक्लूसिवली हेल्प कर रहा है इस प्रोसेस में। कौन सा प्रोसेस है, ट्रेडिंग का। किसकी ट्रेडिंग, गुड्स और सर्विसेज की। तो द आंसर इज ट्रेड। द सेकेंड क्वेश्चन इज उस टाइप ऑफ ट्रेड का नाम बताना है जिसके अंडर जो अनंत है वो अपना बिजनेस कर रहा है। तो द आंसर इज एक्सटर्नल ट्रेड। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज name the service which helps Nikhil to remove the hindrance of storing the stationery items। तो आंसर है वेयर हाउसिंग। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज उस सर्विस का नाम बताना जो कि निखिल की हेल्प करती है कि वो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को भी रिमूव कर सके। तो द आंसर इज ट्रांसपोर्ट। आगे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट कैरेक्टराइज बिजनेस एक्टिविटी। इनमें से कौन सा है जो बिजनेस एक्टिविटी को कैरेक्टराइज नहीं करता है। तो द आंसर इज सैलरी ऑफ और वेजेस। The next question is which one of the broad categories of industries covers oil refinery and sugar mills। इनमें से कौन सा है जो कि एक बड़ी कैटेगरी है किसकी, इंडस्ट्री की, जो कि कवर करती है ऑयल रिफाइनरी और शुगर मिल्स को। तो द आंसर इज सेकेंडरी। The third question is कि which of the following can't be classified as an auxiliary to trade। इनमें से कौन सा है जिसे हम auxiliary to trade के तौर पे क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं। तो द आंसर इज माइनिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्यूपेशन, जिसमें क्या होता है जो लोग हैं वो दूसरों के लिए काम करते हैं, किस लिए, ताकि उन्हें बदले में रिमनरेशन प्राप्त हो सके। तो द आंसर इज एम्प्लॉयमेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वो इंडस्ट्रीज जो कि क्या प्रोवाइड करती हैं, सपोर्ट सर्विसेज किसे, दूसरी इंडस्ट्रीज को, वो कहलाती हैं टर्शरी इंडस्ट्रीज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से कौन सा है जिसे हम बिजनेस के एक ऑब्जेक्टिव के तौर पे क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं। तो द आंसर इज इन्वेस्टमेंट। द नेक्स्ट वन इज बिजनेस रिस्क जो है वो इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू, वो किसकी वजह से नहीं होता है, गुड मैनेजमेंट की वजह से नहीं होता है। द नेक्स्ट वन इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना है कि स्टेट करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। तो द आंसर इज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आगे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनके लिए कुछ पेज नंबर्स रेफर किए गए हैं, लाइक व्हाई इज बिजनेस कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, पेज नंबर 18। Explain the concept of business, page number 21. How would you classify business activities, 27. What are the various types of industries, page number 28. Explain any two business activities, दो business activities बतानी है जो कि auxiliary to trade है। So the answer is transport, banking, insurance. The next one is कि जो प्रॉफिट का रोल है बिजनेस में वो कैसा है, इसके लिए रेफर किया गया है पेज नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिजनेस रिस्क क्या है और उसका नेचर कैसा है, तो इसके लिए पेज नंबर 34 एंड 35 रेफर किया गया है। अब आपको कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, लाइक एक्सप्लेन करना है कैरेक्टरिस्टिक्स को बिजनेस के। द सेकेंड वाज कंपेयर करना है आपको बिजनेस को प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट से। एक्सप्लेन करना है आपको कुछ वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज को, और डिस्क्राइब करना है आपको उन एक्टिविटीज से जो कि रिलेटेड है कॉमर्स से। और जो बिजनेस है उसे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स की जरूरत क्यों होती है, आपको कुछ 5 ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। एंड द लास्ट वन इज एक्सप्लेन करना है आपको कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस रिस्क और इसके कॉजेस को। आगे आपको कुछ और भी वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें आपको अपने आप को टेस्ट करने के लिए समझना है। उन क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चंस शामिल हैं।
इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, बिजनेस रिस्क क्या है, इंश्योरेबल रिस्क क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या है, बिजनेस क्या है, इंडस्ट्री का मतलब क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है, पेक्यूलियर फीचर क्या है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, 3 मेजर एक्सपोर्ट्स कौन से हैं इंडिया के, 3 मेजर इम्पोर्ट्स कौन से हैं इंडिया के। शॉर्ट आंसर्स में आता है कि आपको डिस्क्राइब करना है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस को मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट है डिफाइन करना है बिजनेस को, डिस्टिंग्विश भी करना है इसे प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट से, सोशल ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं बिजनेस की, रोल ऑफ प्रॉफिट बताना है बिजनेस में, एक चार्ट ड्रॉ करना है जिसमें आप क्लासिफिकेशन दिखा रहे हो बिजनेस एक्टिविटीज का, एक्सप्लेन करना है आपको डिफरेंस को किसके बीच में, इंडस्ट्री कॉमर्स और ट्रेड के बीच में। आपको बिजनेस रिस्क के कॉजेस बताने हैं, डिफरेंट टाइप्स बताने हैं उनडीज के, और 3 मेजर ट्रेड सेंटर्स बताने हैं इंडिया के। स्वर्ण द्वीप क्या है, वाई इंडिया वाज कॉल्ड स्वर्ण द्वीप क्यों कहा जाता है इंडिया को, ये बताना है। और लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको पूछा गया है कि मीनिंग क्या है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बिजनेस के, और डिस्क्राइब करना है अलग अलग टाइप्स ऑफ रिस्क को जो कि इन्वॉल्व है किसमें, बिजनेस ट्रांजैक्शन में, और वो कौन से टाइप्स हैं यूटिलिटीज की जो कि क्रिएट होते हैं बिजनेस के द्वारा। और शॉर्ट में डिस्कस करना है आपको इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को किसके, बिजनेस के, और जो बिजनेस है उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों कहते हैं ये भी बताना है। इसके साथ साथ आपको एक्सप्लेन करना है डिटेल में किसको, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज को किसके बेसिस पर, उनके फंक्शन के बेसिस पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि वॉट रोल डज प्रॉफिट प्ले, प्रॉफिट जो है वो किस तरह का रोल प्ले करता है एक न्यूली सेटअप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, इसे आपको ब्रीफ में बताना है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि ऑक्सिलरीज टू ट्रेड जो कि हेल्प करती हैं बहुत सारे जो बॉटलनेक्स आते हैं जैसे कि प्लेस, टाइम, पर्सन, रिस्क एंड एक्सचेंज, इन्हें रिमूव करने में, तो इसे आपको एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से ऐसा होता है। एंड द लास्ट वन इज जो अर्निंग प्रॉफिट है, ऑल्दो वो क्या नहीं है, वो एक लौता ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है बिजनेस का, तो इसका जो इम्पोर्टेंस है वो इग्नोर क्यों, इट्स इम्पोर्टेंस कान बी इग्नोर्ड, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है। इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है और बताना है कि जो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं बिजनेस के वो क्या क्या हैं, किन्हीं 3 ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन करना है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि जो प्रॉफिट्स हैं वो इम्पोर्टेंट क्यों है किसी भी बिजनेस के लिए। और यहीं से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है, मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू।